Hello, dear students. In your subject Business Studies, today we are going to start the fifth chapter, that is organizing. Okay. So first we come to the definition of organizing. So the definition says organizing is the process of identifying and grouping the activities of the enterprise and establishing authority and responsibility relationship. इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी उनको आइडेंटिफाई करना है और उन एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करने का मतलब जो एक ही तरह की एक्टिविटी होंगी उसको हमने एक ग्रुप में रखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है, यानी कि अथॉरिटी यानी कि डिसीजन लेने की पावर दे देनी है और जो डिफरेंट एम्प्लॉय हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सौंप देनी है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हो गया है कि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी हमको एक्टिविटीज़ करनी है हमको उन्हें आइडेंटिफाई करना है, उनकी ग्रुपिंग करनी है, ठीक है ना। और इसके बाद अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, ठीक है। नाउ वी कम टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है ना, कि ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो किसी भी प्रोसेस में देयर आर स्टेप्स। सो इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर आर 4 steps. The first one is identification and division of work. Second is departmentalization. Third step is assigning duties, and fourth step is establishing authority responsibility relationship. Okay, so now we are going to describe the process of organizing. So first is the identification and division of work, ठीक है। इसमें कह रहा है the first step in organizing is to identify various activities to be performed to achieve organizational objectives, है ना। यानी कि पहला स्टेप क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए हमको उन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें पहचानना पड़ेगा कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएं, ठीक है। देन द होल वर्क इज़ डिवाइडेड अमंग डिफरेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की स्पेलिंग ज़रा आप ठीक कर लीजिएगा। तो कह रहा है इस जब हमने एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया है फिर हमने जो पूरा काम है जो होल वर्क है उसको डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के बीच में उसको बांट देना है, यानी कि हमने डिवीज़न ऑफ वर्क कर दिया है, अलग अलग एम्प्लॉयज़ को हमने अलग अलग काम दे दिया है। डिवीज़न ऑफ वर्क फैसिलिटेट्स स्पेशलाइजेशन इन वर्क एंड स्किल, ठीक है ना। तो जब डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाएगा तो उससे वर्कर क्या हो जाएगा, अपने काम में स्पेशलाइज हो जाएगा और उसकी स्किल भी बढ़ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दे रखा है द वर्क इन अ बैंक में बी डिवाइडेड इनटू 4 एक्टिविटीज़। किसी भी बैंक में जो है 4 तरह के काम हो सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल के लिए कह रहा है मिस्टर नीरज रावत लुक्स आफ्टर रिसीविंग कैश। मिस्टर नीरज रावत जो है वो कैश लेने का काम करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं। मिस्टर शॉन टेक्स केयर ऑफ डिसबर्सिंग कैश। मिस्टर शॉन जो हैं वो कैश को डिसबर्स करने का काम करते हैं। मिस्टर चार्ली गेट्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ लोन एप्लीकेशंस। और मिस्टर चार्ली जो है वो लोन एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग का काम करते हैं। एंड मिस्टर जस्टिन इंश्योर्स सैंक्शनिंग ऑफ लोन, है ना। तो इसमें कह रहा है ये कि मिस्टर जस्टिन जो हैं वो लोन को सैंक्शन करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमने जो है जो वर्क है वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ में बांट दिया है, ठीक है ना। तो जब वर्क को डिवाइड कर देंगे डिफरेंट एम्प्लॉयज़ में तो उनकी जो स्पेशलाइजेशन है, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो अपने काम में बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, नाउ सेकंड इज द डिपार्टमेंटलाइजेशन. Departmentalization refers to the process of grouping activities of similar nature under same department. This facilitates specialization and coordination in the organization.
डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो एक ही तरह की एक्टिविटीज़ हैं, जो एक तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है एक ही डिपार्टमेंट में रख देना, यानी कि यहाँ पर ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन या ग्रुपिंग से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन इससे होता है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन भी हो जाता है, ठीक है ना। अब जो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन है, ये इसको हम जो हैं डिफरेंट वेज में इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, काम के बेस पर, है ना। इसमें कह रहा है हियर एक्टिविटीज़ ऑफ सिमिलर नेचर आर केप्ट अंडर वन डिपार्टमेंट। जो एक ही तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, जो कि हमने एक्चुअल डिपार्टमेंटलाइजेशन में पढ़ लिया है, वही कह रहा है कि जो एक ही तरह की एक्टिविटी होंगी उनको हमने एक ही डिपार्टमेंट में रखना है। एग्जाम्पल के लिए परचेज डिपार्टमेंट किसके लिए होगा, परचेज के लिए होगा, तो परचेज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो परचेज डिपार्टमेंट के अंडर आएंगी, और फिनेंस डिपार्टमेंट फॉर फिनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। पैसे की जितनी भी एक्टिविटी होंगी, चाहे वो लोन लेना है, चाहे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मनी प्रोवाइड करना है, तो ये मनी का जितना भी काम होगा वो फिनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, कि किस तरह का प्रोडक्ट कोई कंपनी या कोई बिजनेस फर्म बना रही है। इन दिस केस एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो इसके बेस में क्या होगा कि जितने तरह के प्रोडक्ट कोई बिजनेस फर्म बना रही है उतने उसके क्या हो जाएंगे, डिवीज़न हो जाएंगे, उतने उसके डिपार्टमेंट या उसके डिवीज़न हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लिया बात, कोई एक ही फर्म है और वो जो है टेक्सटाइल डिवीज़न में भी है और फूड डिवीज़न में भी है ना, तो उसके ये डिवीज़न अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और सी कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, है ना, यानी कि एरिया, किसी एरिया के बेस पे आप डिवाइड कर रहे हैं। हियर एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड इनटू ब्रांचेज ऑन द बेसिस ऑफ 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो 4 डायरेक्शंस के बेस पे हम उनको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। एग्जांपल के लिए ईस्ट जोन, साउदर्न ब्रांच एटसेट्रा, ठीक है। नाउ द थर्ड स्टेप इज असाइनिंग ड्यूटीज। द वर्क इज असाइंड टू एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, यानी कि एम्प्लॉयज़ की जो स्किल होंगी और उनकी जो कॉम्पिटेंसीज है, जो उनकी कुशलता है और जो उनकी क्षमता है, ठीक है ना, उसके बेस पे एम्प्लॉयज़ को काम बांटा जाता है। In order to ensure effective performance, it is essential that a balance is created between the nature of a job and ability of the employee. हमने पहले भी बात की थी इफेक्टिवनेस की, कि जो आपका जो काम है वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो इफेक्टिव काम कब होगा, आपकी परफॉर्मेंस जो है इफेक्टिव कब होगी, जबकि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस तरह का जॉब है, नेचर ऑफ जॉब, जिस तरह का जॉब है उसी के अनुसार जो है एम्प्लॉई की एबिलिटी होनी चाहिए, या एम्प्लॉय की जिस तरह की एबिलिटी होगी उसी तरह का काम एम्प्लॉय को देना चाहिए, ठीक है। तो जिस तरह का काम होगा उस तरह का एम्प्लॉय भी हायर करना पड़ेगा। तो ऐसा बैलेंस होने से क्या होगा, एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस एम्प्लॉय शो करेगा, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें कह रहा है इट इम्प्लाइज द अलोकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग एम्प्लॉयज इन सच अ वे दैट ईच पर्सन शुड नो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू whom एंड फॉर व्हाट, ठीक है। इसमें कह रहा है ये कि हमको डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी यानी कि डिसीजन लेने की पावर दे देनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को सौंप देनी है, ताकि हर एम्प्लॉय को मालूम हो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, और हर एम्प्लॉय को मालूम हो कि उसकी अथॉरिटी क्या है। इट इज़ इसेंशियल दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी ग्रांटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज्ड, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अथॉरिटी देने में और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में यहाँ पर भी एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। इट ऑल्सो क्रिएट्स हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमंग
अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप को मेंटेन करने से एक हियरार्की भी जो है ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होती है। हियरार्की का मतलब क्या है कि कौन किसके अंडर काम कर रहा है, ठीक है ना, और इससे कोऑर्डिनेशन भी हो जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, सेल्स मैनेजर विल इन्फॉर्म अबाउट सेल्स फोरकास्ट टू द जनरल मैनेजर। ठीक है ना, कि सेल्स मैनेजर जो है जनरल मैनेजर को बताएगा कि भविष्य में कितनी सेल हो सकती है। हु विल डायरेक्ट प्रोडक्शन मैनेजर टू अरेंज प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो जब सेल्स मैनेजर बताएगा जनरल मैनेजर को कि भाई हमको विद इन 2 मंथ्स हमको इतने की सेल हो जाएगी, तो उसके अनुसार जनरल मैनेजर जो है प्रोडक्शन मैनेजर को ऑर्डर करेगा कि आप इतनी यूनिट बनाइए। ठीक है ना, तो 4th स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, कि आपने अथॉरिटी सौंप देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सौंप देनी है। इससे क्या हो जाएगा, इससे मालूम चल जाएगा एम्प्लॉयज़ को कि उनकी अथॉरिटी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है ना, और जो सबॉर्डिनेट है उसको मालूम चलेगा कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है, मेरा बॉस कौन है। और अथॉरिटी से क्या हो जाएगा, जो सुपीरियर है उसको मालूम चल जाएगा कि मेरे अंडर कौन कौन लोग काम कर रहे हैं और मुझे किससे रिपोर्ट लेनी है। और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक बैलेंस भी होना चाहिए। ठीक है ना, सो डियर स्टूडेंट्स, दीज 4 आर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये भी आपके एग्ज़ाम में आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस लेक्चर को ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको याद करिए। थैंक यू।